Good evening, students. This is Banu Pratap Singh. Today I am going to start the fifth lecture of the applied psychrometry. In this part, we will study the heat load. तो बच्चों, इसमें हम ऊष्मा भार पढ़ेंगे. तो ऊष्मा भार होता क्या है? तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में डिजाइनिंग में सबसे पहले यह ज्ञात करना होता है बच्चों कि इसमें हीट लोड सिस्टम पर कितना आता है जिसे हमें हैंडल करना है. जैसे समर एसी और विंटर एसी के लिए आवश्यक जो कूलिंग या हीटिंग है उसकी मात्रा ज्ञात करनी होती है. तो इसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उस स्थान पर जो ऊष्मा के डिफरेंट सोर्सेस हैं उनका पता लगाया जाए जो उस स्थान पर है. ठीक है बच्चों, या जो उस स्थान पर बताओ एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है. तो जैसे ठंडियों के मौसम में बिल्डिंग्स में जो वायु होती है या बिल्डिंग्स में जो एक्सटर्नल एयर होती है, जो आउटसाइड एयर होती है, वो हीट देती है. लेकिन गर्मी में क्या होता है कि यही एक्सटर्नल जो एयर होती है वो बिल्डिंग में एंटर करती है और हीट देती है ना. तो वायु के साथ वाटर वेपर यानी कि नमी एंटर और एग्जिट करती है. ठीक, तो अब एंटर और एग्जिट करेगी तो ये किसके कारण होगा? जो डोर्स होंगे या जो विंडोज होंगे उनमें क्रैक्स होंगे या फिर जो दरारें जिनको कहते हैं उनके कारण होता है. तो एयर कंडीशनिंग या एयर कंडीशन किए जाने वाले स्थान पर या स्थान के अंदर सेल्फ हीट जनरेट होती है. तो ये लोड का ही पार्ट होती है. एयर कंडीशनिंग के दो जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम अध्ययन कर रहे हैं वो समर एसी होगी या समर कूलिंग लोड होगा और विंटर कूलिंग लोड होगी. तो बच्चों, समर कूलिंग लोड क्या है? तो समर कूलिंग लोड में समर मीन्स ग्रीष्मकालीन शीतलन लोड जिसको कहेंगे समर कूलिंग लोड कहेंगे. यह ऊष्मा की वो मात्रा है बच्चों जो प्रति घंटा उस स्थान से हटाई जानी चाहिए, है ना. मतलब पर आवर हम कितना हीट वहां से रिजेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जिससे आवश्यक इंटरनल डिजाइनिंग या इनसाइड डिजाइन कंडीशन जनरेट हो सके, है ना. तो जिसको हम समर कूलिंग लोड यानी ग्रीष्मकालीन शीतलन लोड भी कहते हैं. अब शीतकालीन शीत तापन लोड क्या है, मतलब विंटर हीटिंग लोड क्या है बच्चों? तो यह स्थान को प्रदान की जाने वाली ऊष्मा की मात्रा प्रति घंटा में होती है जिससे स्थान की इनसाइड डिजाइन कंडीशन यानी आंतरिक अभिकल्पन दशा बनाई जा सके, है ना. तो दो लोड्स हैं, समर कूलिंग लोड और विंटर कूलिंग लोड. ठीक है, तो अगर मैं वेरियस टाइप ऑफ हीट लोड की बात करूं तो कौन कौन से विभिन्न प्रकार के ऊष्मा भार हैं उनको जरा देख लेते हैं. तो सबसे पहले हीट ट्रांसमिशन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर, तो भवन संरचना द्वारा ऊष्मा का संचरण. तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो कंडीशन स्पेस होता है, जो अनुकूलित स्थान होता है, उसके लिए यह ऊष्मा प्रवाह खिड़की, दरवाजे, दीवारों से अंदर की ओर होता है. इसलिए प्रत्येक का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करते हैं और प्रत्येक सामग्री का ऊष्मा मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट की जो हीट होती है वो आंतरिक गुणांक उनका इंटरनल जो फैक्टर होता है मतलब हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होता है वो भी अलग अलग होता है. तो जो दीवारों की सामग्री होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है, उसके साथ साथ ऊष्मा चालकता, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, मोटाई और पदार्थों के विशेष गुणों, कमरे का तापमान या ऊष्मा संवहन या विकिरण मतलब कन्वेक्शन और रेडिएशन का भी प्रभाव पड़ता है. मतलब बिल्डिंग के द्वारा जो ऊष्मा यानी हीट जो ट्रांसफर हो रही है उसी को हम कह रहे हैं हीट ट्रांसमिशन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रक्चर. अब बिल्डिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो हीट जनरेट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं. अगर कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बिल्डिंग की दीवारें हैं, उनकी मोटाई के कारण हीट को ऑब्जर्व किए रहेंगे, वो भी रिजेक्ट करेंगे हीट को. मतलब कहीं ना कहीं जो हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है वो भवन संरचना के द्वारा हो रहा है. तो ये भी लोड है, लोड एक्स्ट्रा लोड है एसी पे. अब सोलर रेडिएशन क्या है? तो सोलर रेडिएशन बच्चों जैसे कमरे की छत होंगी, सीलिंग के ऊपर या कांच की वस्तुओं जो दीवारों में लगी होती हैं उनके द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है. तो जैसे मान लीजिए आप घर में खिड़की लगाए हुए हैं तो सन की किरणों से या बहुत सारी चीजों से सन की जो हीट या सोलर रेडिएशन के फॉर्म में जो हीट है वो डोर्स के अंदर या रूम के अंदर एंटर हो जाती है और क्रैक हो जाती है, बाहर निकल जाती है. तो कहीं ना कहीं सोलर रेडिएशन ऊष्मा विकिरण भी या सौर विकिरण भी, हीट रेडिएशन या सोलर रेडिएशन सौर विकिरण भी एक्स्ट्रा हीट लोड है एसी पे.
अब तीसरा पार्ट क्या है, हीट गेन फ्रॉम आउटसाइड एयर, वायु से उष्मा प्राप्त करते हैं। जैसे जो बाहर अगर मान लीजिए दरवाजे और खिड़कियों में जो रिसने वाली वायु होती है, जो इनफिल्ट्रेशन वायु होती है, वो उष्मा के रूप में या वायु के रूप में उष्मा जो हीट होती है वो कमरे में आ जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है ना, जहाँ हमें एसी लगाना होता है। तो कहीं ना कहीं जो आउटसाइड एयर है वो, अगर एसी अंदर है तो आउटसाइड एयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और आउटसाइड एयर का जो टेम्परेचर ज्यादा है, जो हीट कैरी कर रहा है, वो इनसाइड हो जाता है। तो इनसाइड होगा तो कहीं ना कहीं हीट गेन फ्रॉम आउटसाइड, तो बाहर से जो उष्मा प्राप्त होती है कमरे के अंदर, वो भी एक फैक्टर है हीट लोड का, वो भी उष्मा लोड बाहर लोड दे रहा है ना, उष्मा लोड दे रहा है। चौथा है लोड ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स, मतलब अध्यावासी द्वारा लोड। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो यह उस स्थान पर उपस्थित मानव समुदाय के कारण होता है। जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, ऑफिस में बहुत सारे मनुष्य जो ह्यूमंस होते हैं वो काम करते हैं, और ह्यूमन के द्वारा जो हीट रिलीज होती है वो भी एक फैक्टर है। तो मोर नंबर ऑफ पर्सन कैन जनरेट मोर अमाउंट ऑफ हीट, कैन इमिट मोर अमाउंट ऑफ हीट। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर है हीट लोड का, है ना। इसीलिए सेंसिबल हीट फैक्टर अलग अलग देते हैं, सिनेमा हॉल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, बिजी ऑफिस के लिए, पर्सनल ऑफिस के लिए, रूम के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, पांचवा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, विद्युत उपकरण। और ये क्या है, तो इसके अंतर्गत लाइट, मोटर और जो दूसरे अप्लायंसेस हैं के द्वारा स्थान को प्रदान की गई उष्मा की मात्रा होती है, जो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट रिलीज करती है, निकलती है। तो इस लोड को विद्युत यूनिट से उष्मा इकाई में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट जैसे मोटर्स हो गए, फैंस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो हीट जनरेट करती हैं जब वो रन करती हैं। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, मतलब विद्युत उपकरण में, वो सारे उपकरण आएंगे जो उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि जो हीट लोड बढ़ा देता है ना, ये भी हीट लोड बढ़ा रहा है। प्रोडक्ट लोड, प्रोडक्ट लोड क्या है, उत्पाद लोड। तो यह लोड मतलब इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग या कोल्ड स्टोरेज प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत सी वस्तुएं उस स्थान पर लाई या स्टोर की जाती है, तो इनमें सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट होता है। ये वस्तुएं सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट के फॉर्म में हीट रिलीज करती है। मतलब इसमें वस्तुओं के प्रकार, तापमान के अनुसार विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे चिलिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग करनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट की। तो वो ऑब्जेक्ट भी अपनी हीट को रिलीज करेंगे। तो जब हीट को रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं लोड बढ़ रहा है, तो वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का लोड है। अब मिसलेनियस हीट गेन्स में क्या है, मतलब अन्य प्रक्रियाओं द्वारा लोड क्या है, तो कुल लोड का जो पार्ट होता है सेल्फ एयर कंडीशन सिस्टम में होता है, उत्पन्न हो जाता है। यह सप्लाई और रिटर्न डक्ट या सप्लाई डक्ट, एयर लीकेज, फैंस, पंप आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। जनरली इसे नेग्लिजिबल मानते हैं, जो सप्लाई डक्ट डस्ट एयर लीकेज के द्वारा, फैंस के द्वारा, पंप्स के द्वारा होता है, रिटर्न डक्ट के द्वारा होता है, उसको हम जनरली नेग्लेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ये भी हीट कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीट रिलीज करते हैं। मतलब हमें इन्हें कैलकुलेशन में शामिल करना है ना, उसी हिसाब से डिजाइन करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब दूसरा चीज है कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट लोड क्या है। तो जनरली हम हीट लोड को या हीट लोड को प्राप्त करने के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, एक सेंसिबल हीट लोड, एक लेटेंट हीट लोड। एक ये उष्मा लोड और दूसरा गुप्त उष्मा लोड। लेटेंट हीट को गुप्त उष्मा कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सेंसिबल हीट लोड क्या है, तो यह वो लोड है बच्चों जो स्वयं स्थान में उत्पन्न होता है या स्थान को प्रभावित करता है, फ्लो कराता है। इससे स्पेस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। और ये लोड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ये जो हीट के सोर्स है के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लोड है सेंसिबल हीट लोड हीट के सोर्स पर डिपेंड करता है। किसी स्थान पर सेंसिबल हीट गेन किन कारणों से हो सकती है वो जरा देख लेते हैं। जैसे इनमें पहला कारण है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर से कन्वेक्शन, कंडक्शन और सोलर रेडिएशन द्वारा उष्मा का मूवमेंट, ट्रांसफर।
दूसरा सेंसिबल हीट लोड के जो कारण हो क्या हो सकते हैं कि एक्सटर्नल वायु के साथ सेंसिबल हीट का होना जो स्थान में एंटर करती है वेंटिलेशन द्वारा। तीसरा क्या हो सकता है, जो स्थान में उपस्थित या आने जाने वाले व्यक्तियों से उसमें जो हीट गेन होती है। चौथा फैक्टर्स क्या हो सकता है, चौथा रीजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक लाइट, मोटर अप्लायंसेस, मोटर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, मोटर्स के द्वारा जो उत्पन्न उष्मा सेंसिबल हीट होती है वो हो सकती है इसका कारण। पांचवा कारक क्या हो सकता है इसका, कि जो स्थान में रखी हुई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या पार्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा निकली हुई सेंसिबल हीट हो सकती है। छठवां, कि जो हम जैसे सप्लाई और रिटर्न एयर डक्ट या पंखे और मोटर से प्राप्त सेंसिबल हीट होती है। तो सेंसिबल हीट लोड वो हो गई। अब गुप्त ऊष्मा भार क्या हो गया बच्चों, या लोड क्या हो गया, तो यह लोड जनरली मॉइस्चर के कारण होता है, नमी के कारण होता है। जैसे बिना तापमान परिवर्तन के स्थान पर वायु की अवस्था में परिवर्तन लेटेंट हीट से होता है ना। इसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या इससे सापेक्ष रिलेटिव ह्यूमिडिटी परिवर्तित होती है। जो निम्नलिखित आते हैं, जैसे पहला, स्थान में प्रवेश करने वाली जो एयर होती है उसमें उपस्थित मॉइस्चर के कारण लेटेंट हीट प्राप्त होता है। यह जो एयर है वो वेंटिलेशन या इनफिल्ट्रेशन मतलब रिसने के कारण होता है, मतलब लीकेज है कोई ना कोई उसके कारण। दूसरा, स्थान में उपस्थित जो व्यक्ति हैं उनसे प्राप्त लेटेंट हीट मतलब नंबर ऑफ मोर पर्सन, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज करेंगे, है ना। तीसरा, कि जो स्थान में जैसे कुकिंग करने, खाना बनाने और दूसरी इवेपोरेशन प्रोसेस के कारण लेटेंट हीट रिलीज होगी। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका इवेपोरेशन होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका इवेपोरेशन होगा तो वो भी लेटेंट हीट रिलीज करेंगी, तो लेटेंट हीट लोड बढ़ेगा। और लास्ट है, उस स्थान में रखी जो वस्तुएं हैं या बाहर से आने वाली जो वस्तुएं हैं वो अपना लेटेंट हीट रिलीज करें, है ना, या उत्पन्न करें। तो बच्चों, सेंसिबल हीट लोड और लेटेंट हीट लोड जो गे उसमें उत्पन्न करते हैं ऐसी चीजों को सेंसिबल हीट लोड में रखेंगे, और जो गुप्त ऊष्मा रिलीज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं, उनको लेटेंट हीट लोड में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हीट लोड है वो बढ़ रहा है ना। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो हमें एयर कंडीशनिंग के या वातानुकूलन की डिजाइनिंग के या डिजाइनिंग करते समय ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों, है ना। चलिए, तो अगला है इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, इसको यहीं देख लेते हैं बच्चों। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, तो it is the temperature of saturated air at which a person or human being would feel same level of comfort as in actual environment। तो यह वह तापमान है, मतलब संतृप्त वायु का वह तापमान है जिस पर एक व्यक्ति या एक आदमी अपने कंफर्ट लेवल को फील करता है, मतलब वैसा ही आराम महसूस करता है जैसा वो वास्तविक प्रकृति में, वास्तविक वातावरण में। It improves comfort, temperature, humidity, air velocity and purity और purity। तो क्या क्या क्वालिटीज को बढ़ाता है, क्या क्या इम्प्रूव करता है। कंफर्ट आराम, तापमान आरामदायक तापमान, कंफर्ट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, एयर वेलोसिटी वायु का वेग और शुद्धता, है ना, इन सब चीजों को वो इम्प्रूव करता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ये कैंसिल है, ये नहीं है, ये है इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावी तापमान को प्रभावित करते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इफेक्टिव टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावी तापमान को प्रभावित करते हैं। तो पहला है क्लाइमेट एंड सीजनल डिफरेंस, मतलब कि जो सीजनल डिफरेंसेस हैं ना, जो मौसम में परिवर्तन है उसके आधार पर पीपल लिविंग इन कोल्डर क्लाइमेट फीलिंग कंफर्टेबल एट लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर। ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वो कम प्रभावी तापमान पर ही आराम महसूस करते हैं, किसकी तुलना में, इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन वार्म रीजन, तो उनकी तुलना में जो व्यक्ति गर्म क्षेत्रों में रहते हैं। इन समर द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर इज 21.6 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में प्रभावी तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस होता है जो कंफर्ट टेम्परेचर कह रहे हैं, और ठंडियों में, विंटर्स में जो प्रभावी तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा जो फैक्टर्स है एज एंड जेंडर,
तो उम्र के हिसाब से भी लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा और कम टेम्परेचर में कंफर्ट फील होता है। जैसे चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पर्सन नीड्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हाई इफेक्टिव टेम्परेचर। जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें 2 से 3 डिग्री अधिक प्रभावी तापमान की जरूरत पड़ती है। किसकी तुलना में? तो इन कंपेरिजन टू द एडल्ट की वयस्क की तुलना में। सिमिलर इन केस विद वुमेन्स, और ये औरतों के साथ भी होता है। ठीक है ना। काइंड ऑफ एक्टिविटी, कार्य के आधार पर। इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी लाइक डांसिंग, फाउंड्री शॉप्स एक्सेट्रा नीड्स अ लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर। यदि कोई व्यक्ति डांसिंग या किसी कार्य में लगा हुआ है तो उसको कम प्रभावी तापमान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कम का मतलब यह है बच्चों, उसको ज्यादा कूलिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। इन कंपेरिजन टू द पर्सन हु आर बेस्ट कंडीशन, उसकी तुलना में जो व्यक्ति आराम करता है। ऑब्वियसली जो व्यक्ति आराम कर रहा है उसको उतना कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो व्यक्ति डांसिंग या फिर कोई वर्कआउट कर रहा है उसको इफेक्टिव टेम्परेचर कम चाहिए, मतलब उसको कूलिंग ज्यादा चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स। वही बात है कि व्यक्ति का घनत्व कितना है या कितने लोग एक साथ बैठे हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। हायर डेंसिटी और डेंसली ऑक्यूपाइड नीड्स लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है जब ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, ग्रुप में होंगे, वहाँ प्रभावी तापमान कम चाहिए, मतलब वहाँ कूलिंग ज्यादा चाहिए। इन कंपेरिजन टू द लेस डेंसली ऑक्यूपाइड, उसकी तुलना में जहाँ कम लोग बैठे हैं या जहाँ पे पर्सन की जो डेंसिटी है वो कम है ना। इसके आधार पर कंफर्ट चार्ट बनाया गया है ना, आरामदायक चार्ट बनाया गया, कंफर्ट चार्ट बनाया गया, जो ये बताता है कि एक व्यक्ति को क्या चीजें चाहिए जो वो कंफर्ट फील करेगा एयर कंडीशन के हिसाब से, या वो एयर कंडीशन की किस टेम्परेचर पे, किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे कंफर्ट फील करेगा। इसको डेवलप किया एसराय ने। एसराय का मतलब ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स। उनके द्वारा बहुत सारे लोगों पे सर्वे किया गया और ये पाया गया कि किस तापमान के अंदर क्या प्रभावी तापमान होगा, क्या उनकी आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी होगी, क्या शुद्धता होगी और क्या एयर की गति होगी, वायु की गति होगी। उसके आधार पर कंफर्ट चार्ट बनाया गया इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए। और ये बनाया गया कि if the value of relative humidity is above 60%, then there is tendency of sticky sensation। मतलब अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम 60% से ज्यादा रखते हैं तो चिपचिपाहट होगी और रूम कंडीशंस में, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% से कम रखते हैं तो वो ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसके आधार पर जो कंडीशंस बनाई गई, ये हमारा जो हैचिंग किया हुआ है यही कंफर्ट जोन है, कंफर्ट चार्ट। कंफर्ट चार्ट का मतलब ये कि 20 to 21 डिग्री सेल्सियस डाइवर टेम्परेचर चाहिए और 50 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, है ना। तो ये कंफर्ट चार्ट का जोन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वेंटिलेशन एयर को मैं 6th पार्ट में ओवर करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको यहाँ पे रोकते हैं। आपने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स थे जो इफेक्टिव टेम्परेचर को इफेक्ट कर रहे थे और इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि हीट लोड क्या है, हीट लोड में सेंसिबल हीट लोड क्या है, लेटेंट हीट लोड क्या है, और जो विभिन्न प्रकार के हीट लोड है, उष्मा भार है, उनको भी हमने देखा तो किन की वजह से हीट लोड बढ़ता है, किन की वजह से हीट लोड उत्पन्न होता है, उष्मा भार उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से उष्मा भार उत्पन्न हो रहा था। और भी हमने देखा कि हीट लोड क्या है, तो समर कूलिंग लोड क्या है और विंटर कूलिंग लोड। चलिए इसी के साथ ये खत्म करते हैं और अगले पार्ट्स में देखेंगे एयर वेंटिलेशन, है ना बच्चों।